हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स 31 दिसंबर के लिए। सप्ताह साल का लास्ट दिन है, तो आज जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है 31 दिसंबर के लिए उसको देखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट साल जो 1 तारीख को आएगा उस दिन से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, ऐसी कोशिश रहेगी। चलिए, पहला सबसे इम्पोर्टेंट पहला ही मिल गया कि लद्दाख में क्या किया गया है। IMD केंद्र का उद्घाटन किया गया। एक्चुअली ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन साहब ने किया है। और ये ध्यान रखिएगा, बस सिंपल सा समझिए। एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि 3500 मीटर ऊंचाई पे देश का ये सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र, यानी सबसे ऊंचा देश का मौसम विज्ञान केंद्र 3500 मीटर ऊंचाई पे। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा जो लेह लद्दाख का इलाका है वहाँ पे पैगोंग झील, नुब्रा, कारगिल, जास्कर, द्रास, इन सब जगह जो टफ सिचुएशन है मौसम को लेकर, उसके बारे में यह अनुमान लगाएगा। और केवल मौसम ही नहीं, बल्कि कोई अगर ट्रैकिंग कर रहा है, नेशनल हाईवे के अंदर कोई काम हो रहा है या जो भी चीज़ें हैं, ट्रैकिंग, उसके अलावा टेम्परेचर, अगर फ्लड वार्निंग, इन सब से रिलेटेड चीज़ों को इन्फॉर्म करेगा, ताकि वहाँ की जो मौसम एक तो वैसे ही दिक्कत है तो उसको थोड़ा सा सुरक्षित किया जा सके। तो इसके लिए उद्घाटन किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा वर्चुअल तौर पे, आभासी तौर पे, जाके नहीं, आभासी तौर पे। कहाँ? लद्दाख में। और 3500 मीटर की ऊंचाई पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र बन गया है। तो ये पहला फैक्ट है। दूसरा एक और काम हुआ है, वो ये हुआ है कि देश का पहला स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन तैयार कर लिया गया है। देश का पहला, इसको भी हर्षवर्धन साहब ने उद्घाटन किया है। इसको तैयार करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बिल एंड मेलिंडा गेट्स और भी इस तरह के भागीदार थे, इनके साथ मिलकर तैयार किया। तो किसने तैयार किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 170 देश इस तरह के टीके का प्रयोग करते हैं। और निमोनिया सबसे अधिक संक्रामक बीमारी है, जिससे 5 साल तक के बच्चे डेथ करते हैं। 10 लाख बच्चे हर साल निमोनिया से मरते हैं। ठीक है, निमोनिया से मरते हैं, एक बड़ी बात है। और स्वदेश में विकसित किया गया है ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये एकल यानी सिंगल डोज और मल्टी डोज में भी रहेगा। तो चूंकि स्वदेशी है, देश में किया गया है, इसकी कीमत कम रहेगी और निमोनिया में ये प्रभावी भी है। अगला, धर्म परिवर्तन के खिलाफ है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2020 पारित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने क्या किया है, जबरन जबरदस्ती धर्मांतरण अगर किया जाएगा तो उसके खिलाफ बिल पास किया है। और ये मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 को समाप्त करेगा और इसकी जगह लेगा। अब यहाँ पे है क्या क्या, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में अंतरजातीय अन्य रिलीजन में होने वाले शादी को विनियमित करना है। इसमें है क्या क्या? यदि कोई जबरदस्ती किसी का भी रिलीजन चेंज करवाता है तो 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 25,000 रुपये तक मिनिमम जुर्माना लग सकता है। बड़े पैमाने पर अगर बहुत सारे लोगों को लेकर करवाया जा रहा है तो 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है, कुछ लोग कहें कि हमने अपनी मर्जी से किया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। मर्जी से अगर करना है तो करने के 2 महीने पहले, अगर आप करना चाहते हैं तो उसके 2 महीने पहले जिला प्रशासन को आप एक एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद आप कर सकते हो। अदरवाइज नहीं तो 3 से 5 साल तक की जेल और 50,000 रुपये मिनिमम पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया। यदि कोई भी महिला का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए मजबूर किया जाता है तो 10 साल की सजा और 50,000 मिनिमम जुर्माना है। इसी तरह से कोई नाबालिग है यानी माइनर है, SC/ST कैटेगरी की महिला है या व्यक्ति है, मतलब महिला भी है व्यक्ति है, उनका अगर किसी तरीके से रिलीजन चेंज करवाने की बात की जाती है तो 50,000 रुपये मिनिमम दंड है। न्यूनतम याद रखिएगा दंड 2 से 10 साल तक की सजा है। और लव जिहाद का तो पता ही है, लव जिहाद कराने के उद्देश्य से किसी का धर्म चेंज करवाया गया है तो वो शादी ही रिजेक्ट हो जाएगी, शादी अमान्य हो जाएगी। तो ये सारा नियम लाया गया है जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद विशाखापट्टनम का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसको क्या हुआ है, ये इनको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के कारण
इनको वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में घोषित किया गया है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कौन है? तो विशाखापत्तनम, ये ध्यान रखना। अब यहाँ थोड़ा सा फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि अभी मोदी जी के द्वारा ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर में एक नया सेक्शन है भावपुर खुर्जा, इसका उद्घाटन किया। कब? 29 दिसंबर को। तो भावपुर खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया गया है। भावपुर खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया गया है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 सेक्शन उत्तर प्रदेश में है उसका। ये 5750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसी के साथ साथ इन्होंने प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहते थे, ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसके पूरे लंबाई को के कमांड सेंटर के रूप में ये काम करेगा। इसके अलावा इसका जो बिल्डिंग बनाया गया है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और इस बिल्डिंग की रेटिंग भी जो है GR1HA4 है, यानी ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग दी गई है, जिसे सुगम्य भारत अभियान की जो भी मापदंड है, मेजरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो ये सारा है यहाँ पे। तो दो चीज़ का उद्घाटन, एक तो प्रयागराज में EDFC यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन, और एक है भावपुर खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन। तो ये दो चीज़ हो गया। उसके बाद अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा जान लें। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या वेस्टर्न, दोनों को जो बनाया जा रहा है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। ईस्टर्न वाला जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो 1856, ये ज़्यादा लंबा है। ईस्टर्न वाला पंजाब के लुधियाना से शुरू होगा और पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक जाएगा। वेस्टर्न वाला जो है वो 1504 किलोमीटर है, वो उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ेगा। तो ये दोनों है जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। फिर गुजरात सरकार ने एक नई सौर ऊर्जा नीति पास कर दी है। ये जो नई सौर ऊर्जा नीति है, इसके अंदर इनका जो टारगेट है, टारगेट मैं बता रहा हूँ क्या है, 2022 तक सोलर और विंड एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जो अभी तक क्या है कि 800 मेगावाट सौर बिजली उत्पन्न होती है और 11,000 मेगावाट की क्षमता विकसित की जा चुकी है, बट ये नया टारगेट इनका है। इसके अलावा देश में पहली बार सोलर पॉलिसी के साथ साथ गुजरात ने सूर्य गुजरात योजना भी शुरू किया है। सूर्य गुजरात योजना भी इन्होंने स्टार्ट किया है। उसके बाद चरनका सोलर पार्क, चरनका क्या है, पाटन, यानी पाटन कहाँ है, गुजरात में, वहाँ पे चरनका सोलर पार्क का क्षमता बढ़ाया 2 जगह और, यानी धोलेरा में 1000 मेगावाट का सोलर पार्क, धोलेरा में 1000 मेगावाट का सोलर पार्क, और राघा नेस्डा में 700 मेगावाट का सोलर पार्क भी काम करेगा। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा कच्छ जो जिला है उसके खावड़ा के पास दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला भी रखी गई है। रीन्यूएबल एनर्जी सोलर पार्क की आधारशिला भी, एनर्जी पार्क की आधारशिला रखी गई है, 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो ये अभी गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि गुजरात में जो नई सोलर पॉलिसी है 2021 से ये रखिए कि यहाँ पे 30,000 मेगावाट तक ले जाने का जो लक्ष्य है, 30,000 मेगावाट तक वो रखा गया है। अच्छा, इसको देखो आप, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क, पक्का पूछना ही है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा। देश का पहला पॉलिनेटर यानी परागन सहयोगी पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनाया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में पहला पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है। तितली, मधुमक्खी, पक्षी, कीटों की 40 से ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है। यहाँ पे जो किया गया है, 4 एकड़ में रंग बिरंगे पार्क बनाया गया है और इस पार्क का उद्घाटन प्रख्यात तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटासिक के द्वारा किया गया है। पार्क को क्यों बनाया गया है? तो जो भी पॉलिनेटर प्रजाति है उनको संरक्षण करना है। देखो, पॉलिनेटर का यहाँ पे हमने देखा है परागन सहयोगी, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि एक तो इसको बनाने का मतलब ये है कि लोगों के बीच में
इन प्रजाति का क्या महत्व है उसके बारे में बताना, क्योंकि सब कुछ होगा, हवा पानी मिट्टी आप सब चीज़ देंगे, लेकिन ये परागन माने एक दूसरे का पराग ऊपर से इधर उधर ले जाने वाले चीज़ नहीं रहेंगे तो प्रोडक्शन भी कमेगा और प्रोडक्शन नहीं भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे इस तरह की चीज़ें की गई है। अब विस्टाडोम कोच 180 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से विस्टाडोम कोच का ट्रायल रन पूरा हो गया। भारतीय रेलवे के द्वारा इसका ट्रायल रन 180 किलोमीटर की स्पीड से पूरा कर लिया गया है। ये जो है मेनली जो टूरिस्ट प्लेस है पहाड़ी इलाके में, वहाँ पे चलाया जाएगा, उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। ट्रेन की यात्रा को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। एक्चुअली यहाँ पे बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियाँ होंगी, साइड मिरर में बड़ा बड़ा शीशा का खिड़की होगा, छत में भी शीशा लगा होगा, चेयर जो होगा वो चारों तरफ घूम सकता है। कुल मिला के एक बढ़िया नज़ारा बैठे बैठे लिया जाए, इसके लिए ये चीज़ किया गया है। और ये दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन, कांगड़ा वैली, कश्मीर घाटी, कालका शिमला, मुंबई के दादर से माथेरान तक, तो इस तरह से इसको चलाया जाएगा। दार्जिलिंग वाला भी है। अब अगला है, ये याद रखिएगा, ये भी सवाल आएगा, एकमात्र कीवी प्रजाति का एकमात्र वाइट कलर का, ये कलर देखिए कैसे वाइट है, एकमात्र वाइट कलर का मनुकुड़ा की सर्जरी के बाद मौत हो गई। इसका नाम मनुकुड़ा रख दिया गया था। एक्चुअली पेट की कोई इशू, पेट का प्रॉब्लम था, क्योंकि पेट में एक अंडा था जो अनफर्टिलाइज था, उसको हटाना जरूरी था। सर्जरी के बाद इसका डेथ हो गया, इसका नाम मनुकुड़ा रखा गया था। एक्चुअली न्यूजीलैंड में जो कीवी मिलता है वो भूरे कलर का होता है, ठीक है, वो भूरे कलर का होता है, बट यहाँ पे कुछ जेनेटिकली चेंजेस आया और उसके कारण इसका कलर भूरे के बदला वाइट हो गया, वाइट हो गया। और एक और यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा, मई 2011 में इसका जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था, पुकाहा माउंट ब्रूस वाइल्ड लाइफ सेंटर। आपको ये भी याद रखना है, पुकाहा माउंट ब्रूस वाइल्ड लाइफ सेंटर में इसका जन्म हुआ था। इसका नाम मनुकुड़ा रखा गया। स्थानीय आदिवासी समाज में इसको मतलब ईश्वर का आशीर्वाद माना गया, क्योंकि कलर अलग था, कुछ खास होने पे हो ही जाता है। वहाँ की राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी है। तो कीवी के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि इसका जो फर है, इसका जो पंख है, वो इतना हल्का फर होता है कि वो उड़ नहीं पाती, और फर के साथ दुनिया में नहीं उड़ने वाली एकमात्र पक्षी है ये भी याद रखने का है कि राष्ट्रीय नायक ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के कब्र का जीर्णोद्धार करने की बात की गई है। भाजपा सांसद सैयद जफर इस्लाम ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली में जो क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली कब्र है, ये ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र है, जो भारत पाक युद्ध जो 47-48 में हुआ था, उसमें जो शामिल हुए थे शहीद, उसमें जो शहीद हुए थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उनकी कब्र को ठीक करने की बात है, क्योंकि टूटा फूटा अवस्था में मिला है। उन्होंने कहा कि वे निजी तौर पे इनके कब्र को ठीक करवाएंगे, निजी तौर पे ठीक करवाएंगे, ठीक है। और ये जिस कब्रिस्तान में है उसमें अधिकार किसका है, जामिया मिलिया इस्लामिया का। ये चर्चा में इसलिए भी आया है, जैसे ही इसकी हालात सेना को पता चली तो सेना ने कहा कि अगर जामिया मिलिया प्रशासन ये नहीं कर पाता है तो सेना इसको करने में सक्षम है। इसके बाद ये चर्चा में आ गया, और इसके जीर्णोद्धार की बात जो है वो भाजपा सांसद सैयद जफर इस्लाम ने किया है। ऑस्ट्रेलिया में 32 साल के बाद एक अनचाहा रिकॉर्ड, अनचाहा इसलिए कि वो नहीं चाहते, क्योंकि 32 साल के बाद कोई टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उनका एक भी बल्लेबाज 50 रन भी नहीं बना सका, यानी हाफ सेंचुरी भी नहीं बना सका। ऐसा कमाल 1988 में कर चुके हैं। खैर, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को जीतकर भारत ने सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली थी, लेकिन फाइनली ये नहीं हो पाया, यही रिकॉर्ड है और कुछ नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक्चुअली जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का टेस्ट छोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा भी दिया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो विकेट लिया है, ये टोटल जसप्रीत बुमराह जो है टोटल 15 विकेट ले चुके हैं। 15 मेलबर्न में, यानी रिकॉर्ड क्या है, मेलबर्न के मैदान में ये 15 विकेट ले चुके हैं, जबकि कपिल देव मात्र 14 ही लिए हैं। अनिल कुंबले भी 15 ले चुके हैं, तो बराबरी इन्होंने कर ली है, ठीक है। लेकिन कमाल ये है कि बुमराह मात्र 16वें टेस्ट में ही यह ऐसा कारनामा कर चुके हैं,
टेस्ट क्रिकेट में 199 रन पे आउट होने वाले, 199 दोहरा शतक नहीं बनाने वाले 11वें बल्लेबाज बन गए फाड डू प्लेसिस। अब ये कहाँ के हैं ये भी ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ और ये जो फाड डू प्लेसिस हैं वो शतक बनाने से चूक गया, 199 पे आउट हो गए। ये 11वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा किया है। इसके बाद एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर सबसे पहले मुदस्सर नज़र पाकिस्तान के, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मैथ्यू इलियट, सनत जयसूर्या, स्टीव वॉ, यूनुस खान, इयान बेल, स्टीव स्मिथ, KL राहुल, DN एल्गर और फाफ डू प्लेसिस। तो ये इस तरह से हुआ। लास्ट फैक्ट है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश घृणा की राजनीति का केंद्र बन गया है। इसको लेकर 140 पूर्व IAS अधिकारियों ने योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है और लेटर लिखने वाले में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन भी हैं, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। शिवशंकर मेनन भी है, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव हैं, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार TK नायर भी हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने लिखा है और 104 IAS अधिकारी ने जो लिखा है उसमें अभी जो धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश लाया गया है इसको लेकर इन्होंने ये लिखा है और ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री सहित सभी राजनेताओं को संविधान के बारे में अपने आप को फिर से शिक्षित करने की ज़रूरत है, जिसे आपने बरकरार रखने की शपथ ली है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है, छोटी घटना नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा। इस तरह से 31 जनवरी के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके सामने आ गए, आप इसको देख लीजिए।